अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है 3। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग आ गई। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच परफॉर्म all the basic tasks like booting the computer, file management, memory management, process management and controlling peripheral devices such as hard disks, printer, etc. It manages computer resources efficiently. तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या है? कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि परफॉर्म क्या करता है, बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट का सारा, मेमोरी मैनेजमेंट देखता है, प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस आपने 9 क्लास में डिटेल से पढ़ी हुई थी। एग्जांपल्स में आ जाती है हमारे पास हार्ड डिस्क, जैसे प्रिंटर आ गया। उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है कि कह रहा है इट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कि बगैर टाइम लगाए, ठीक है। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं डॉस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस एंड आईओएस, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और उसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपने कोई 3 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया, लिस्ट द फंक्शन ऑफ एन ओएस। पहले हमने फंक्शन को लिस्ट करना है कि ओएस के फंक्शंस क्या होते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट 2, तो उनमें से कोई भी 2 को डिस्कस करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस यानी कि एंड कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, उसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट एंड यूजर मैनेजमेंट। नंबर 1 है बूटिंग है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बूटिंग क्या है। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग क्या है? जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। इट चेक्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्या करता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज को चेक करता है एंड मेक इट रेडी टू परफॉर्म, और वो उसको यानी कि इस काबिल बनाता है कि हमारे टास्क परफॉर्म कर सके। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर मैनेजमेंट हमारे पास क्या आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है मैनेज कर रहा होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज को कंप्यूटर की। व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर यूजर, जब भी हम कोई भी ऐप वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो सारा रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इंक्लूड एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ अ प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सेस टू शेयर कैशे मेमोरी एंड एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजों की रिसोर्सेज, एलोकेशन हो गई, डी एलोकेशन हो गई, यानी किसी चीज को वहाँ पे स्टोर करना, निकालना, मेमोरी के सारे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज कर रहा होता है। नोट हमारे पास क्या आ गया, फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस्ट फंक्शन ऑफ ओएस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्क्रिप्टिव, जो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुकी हूँ मैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इसी के बारे में है। डिटेल से मैंने वहाँ पे सारे ही बताए हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिएगा और वैसे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सारे याद करने होंगे तो आप वो भी याद कर लीजिएगा। नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है एंड जीयूआई में हमारे पास डिफरेंस बताने हैं और उसके 2 बेनिफिट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सीएलआई एंड जीयूआई में क्या डिफरेंस है? तो सीएलआई की पहली बात, हमारे पास फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। और जीयूआई की क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है, इट इज अ स्क्रीन or a text-based representation in which the user type the commands on the play or prompt to operate the computer। इसको मैंने लॉन्ग में भी अच्छे से समझाया था कि बेसिकली CLI क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ कमांड टेक्स्ट की फॉर्म में देते हैं और कंप्यूटर भी उसे टेक्स्ट की फॉर्म में ही रीड करता है और हमारी स्क्रीन पे क्या करता है, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे होते हैं वो हमारे पास शो कर रहा होता है। इसकी पिक्चर भी मैंने लॉन्ग में शेयर की थी, तो आप काइंडली लॉन्ग देख लें ताकि आपको ये सारी चीजें डिटेल से समझ आए। इसके बाद GUI की बात करें तो इट प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अब GUI जो है बेसिकली फ्रेंडली होता है हम जैसे यूजर्स के लिए, ठीक है। वेयर यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ग्राफिकल ऑब्जेक्ट विजुअल सच एज विंडोज, मेन्यू, आइकन्स, बटन्स एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। अब GUI जो है वो हमारे लिए इस तरह से आसान होता है कि इसके अंदर हमारे पास ग्राफिकल यानी कि पिक्चर्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। हमारी स्क्रीन पे विंडो की शक्ल में काफी सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, हमें मेन्यू बार के अंदर काफी सारे आइकन्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, बटन्स नजर आ रहे होते हैं, पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। नंबर 3 पे आ जाता है CLI इज डिफिकल्ट टू यूज। CLI जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज करने के लिए बिकॉज द यूजर हैज टू रिमेम्बर द कमांड। इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें इसकी कमांड को याद रखना पड़ता है।
एंड देयर सिंटैक्स टू परफॉर्म, और हमें सिंटैक्स का भी मालूम होना जरूरी है। जो रिजल्ट हमें चाहिए वही सिंटैक्स हम इसे दें। कोई भी एरर अगर आ गया सिंटैक्स के अंदर तो वो परफॉर्म नहीं करते। इट इज इजी टू यूज एज अ यूजर डू नॉट नीड मेमोराइज कमांड्स टू परफॉर्म एनी टास्क। अब ये जो GUI है आसान इसलिए है कि हमारे पास आइकन्स वगैरह सामने आ रहे होते हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं, हमें कमांड इस तरह से टाइप करने की नीड नहीं होती, ना ही हमें उसे कमांड को सिंटैक्स को याद रखने की नीड होती है। ठीक है, इट इज फास्ट, CLI कह रहा है कि फास्ट होता है इन यूज बिकॉज टेक्स्ट मोड टेक्स लेस मेमोरी एंड रिसोर्सेज। अब टेक्स्ट जितना भी आप लिख दें वो कंप्यूटर के लिए काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि टेक्स्ट का जो भी डाटा होता है वो इतना ज्यादा हैवी नहीं होता, तो कंप्यूटर उसे जल्दी प्रोसेस कर लेता है। जबकि GUI जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली CLI के। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि GUI में हमारे पास ग्राफिकल पिक्चर्स, ग्राफिक्स, विजुअल आइकन, बटन, ये सारी चीजें आ रही होती हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है, और जब ज्यादा मेमोरी, ज्यादा डाटा आ जाएगा तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। CI आर गिवन टू कंप्यूटर विद कीबोर्ड। अब CI हमारे पास जो है वो कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। हम उसको टेक्स्ट देते हैं तो सारा कीबोर्ड का ही काम होता है, उसमें माउस वगैरह की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती। हमारे पास जो कर्सर होता है वो ब्लिंक कर रहा होता है, और हम कीबोर्ड की एरो कीज वगैरह से ही अप डाउन वगैरह इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। जबकि GUI में क्या होता है, यूजर आर सपोज टू जस्ट क्लिक ऑन द आइकन्स। अब GUI में हमारे पास काफी सारे आइकन्स आ रहे होते हैं, लाइक अगर कैलकुलेटर भी हमें यूज करना है तो हम जाएंगे आइकन पे क्लिक करेंगे, देन हमारे पास कैलकुलेटर खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास CLI में कैलकुलेटर खोलना होगा तो हमें सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आगे क्या कह रहा है, मेक चॉइस इन मेन्यू यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि हमारे पास माउस आ जाता है GUI के अंदर, तो हम इस माउस की एरो की मदद से आइकन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, और हमारे पास वो काम होना शुरू हो जाता है। जबकि CLI में हमारे पास माउस ही नहीं होता, तो हमें सारी चीजें, सारी कमांड टेक्स्ट से देनी पड़ती है। ठीक है, CLI डज नॉट परफॉर्म मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम। CLI जो है वो एक काम एक ही टाइम पे अंजाम देता है, आप मल्टीटास्क उससे नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, एक कमांड एक ही टाइम पे लेता है। जबकि GUI क्या करता है, आपको एक साथ काफी सारी चीजें एक साथ रन करवा रहा होता है। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप्स की बात करें तो आप सर्चिंग भी कर सकते हो एक ही टाइम पे, उसके साथ आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपका जो है वो फोल्डर फाइल वगैरह भी खुला हुआ होता है, आप उसको भी यूज कर रहे होते हो, सेव एंड ऑल। तो ये आप सारी चीजें एक साथ यूज कर रहे होते हो GUI में। लेकिन CLI में हमारे पास मल्टीटास्किंग नहीं होता। ठीक है, CLI में हमारे पास क्या होता है, इंटरफेस इज कंसिस्ट फॉर ऑल द टाइम। इंटरफेस जो है वो कंसिस्टेंट होता है ऑल द टाइम, एक ही यानी कि इंटरफेस रहता है ब्लैक स्क्रीन, और उसके ऊपर व्हाइट से हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होता है। अगर आपने GW बेसिक पढ़ी होगी तो बेसिकली उस तरह का ही हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ रहा होता है। ठीक है, इसकी जो इंटरफेस है इस तरह का होता है। जबकि GUI में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा कलरफुल स्क्रीन आ रही होती हैं, आइकन्स आ रहे होते हैं, तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट होता है CLI से। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 पे जो डिफरेंस है वो क्या है, इट वॉज प्राइमरली प्रोवाइड टू यूज बाय कंप्यूटर टर्मिनल्स ऑन द यूनिक्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग MS-DOS एंड Apple-DOS। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स आ गई वो क्या आ गई, यूनिक्स, MS-DOS एंड Apple-DOS। ठीक है, जबकि हमारे पास GUI में क्या आ गया, विंडोज आ गया, iOS आ गया, ये हमारे पास GUI की एग्जांपल्स आ गई। और आप लोग मेक श्योर किया करें जब भी आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो जिन जिन की एग्जांपल्स हो पॉसिबल आप उनकी एग्जांपल्स जरूर दिया करें डिफरेंस के अंदर। ठीक है, उसमें आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स पूरे मिले। और अगर आपको 3 मार्क्स का एक सवाल दिया गया है तो एटलीस्ट आप 4 to 5 डिफरेंस लिख कर आया करें। ठीक है, 3 का मतलब 3 नहीं होता, समटाइम्स अगर आपके पास टाइम हो तो एटलीस्ट आप 4 to 5 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही हो, ये नहीं कि आपने एक ही पॉइंट में से 3-4 तोड़ के लिख दिया और बाद में मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट्स में आता है यूजर फ्रेंडली होता है। इट प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अब हमारे पास GUI का जो एडवांटेज है वो क्या है कि ग्राफिक्स की मदद से हमारे लिए इसको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। विंडोज आ जाती है, मेन्यू बार आ जाता है, आइकन्स आ जाते हैं, हर चीज हम इजीली एक पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने में भी हमें बहुत ज्यादा इजी रहता है। जस्ट हम आइकन पे जाते हैं, फौरन से क्लिक कर देते हैं। जबकि हमारे पास अगर कोई कमांड टेक्स्ट फॉर्म में आएगी तो हमें उसे प्रोसेस करने में, उसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इजी टू यूज है, इट इज इजी टू यूज एज अ यूजर डू नॉट नीड टू मेमोराइज कमांड। ठीक है, अब हमें क्योंकि आइकन्स आ रहे हैं, आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, काम जो ऐप है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी, तो हमें कमांड्स वगैरह की नीड नहीं है कि हमें टेक्स्ट को याद करना पड़े। बोथ बिगनर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैन यूज इट। अब इनिशियली क्या होता था, जब कंप्यूटर बना तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स उसे ऑपरेट करते थे, कोई कॉमन पर्सन जो है उसको यूज नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती थी, उसके डिफरेंट ऑपरेटर्स होते थे, हर चीज को अलग से उसको मैनेज करना पड़ता था। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स रखे जाते थे। अब क्या है कि अब ये इतना ज्यादा
GUI वगैरह की मदद से इतना ज्यादा इजी हो गया है कि अब बिगनर्स वगैरह भी इजीली आइकन्स की मदद से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द आइकन एंड मेक योर चॉइस इन मेन्यू यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइस। वही वाली बात कि माउस की मदद से हम आइकन्स पे क्लिक करते हैं और अपना काम, अपना टास्क मुकम्मल कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग भी आ गई है। अब GUI के अंदर क्या आ गया है, मल्टीटास्किंग आ गई है। GUI अलाउ यूजर टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूजर कैन ओपन मेनी विंडोज एट द टाइम, ब्राउज ओपन मेनी टैब्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ गए CLI के। तो CLI के बेनिफिट्स क्या हैं, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। अब CLI जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बहुत एफिशिएंट होता है। कॉम्प्लेक्स टास्क जब भी होगा तो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, CLI से। कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग टास्क कैन बी वेल हैंडल्ड बाय राइटिंग सम कमांड्स। थोड़ी सी ही कमांड्स हमें लिखनी पड़ती हैं और कॉम्प्लिकेटेड जो भी टास्क होते हैं, लॉन्ग टास्क होते हैं, वो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। रिसोर्स हैंडलिंग में क्या रहता है, वेदर द यूजर इज राइटिंग अ कोड, चाहे यूजर्स को राइट करके दे कोड, गिविंग इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कंप्यूटर को, CLI गिव बेटर कंट्रोल टू यूजर। और इसमें हमारे पास काफी ज्यादा कंट्रोल होता है कि हम जो भी उसको कमांड देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेगा, उसी के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा। ओनली कीबोर्ड एंड द सिस्टम आर यूज्ड व्हाइल इंटरेक्टिंग। सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की मदद से हम उसको टास्क टेक्स्ट दे सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात आ जाती है तो CLI क्योंकि फास्ट होता है, उसकी वजह ऑलरेडी बता दी गई है कि टेक्स्ट की वजह से लेस मेमोरी यूज हो रही होती है और उसी की वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। यूज ऑफ कीबोर्ड फॉर कमांड्स, कीबोर्ड यूज होता है कमांड्स के लिए और उसकी क्या वजह आती है कि क्विकर, यानी कि जैसे ही आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं, फौरन से ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। मेनी प्रोफेशनल प्रेफर CLI। बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, CLI को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज बेटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस। की जो स्पीड है और परफॉर्मेंस है उसकी वजह से प्रोफेशनल CLI को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इट ऑल्सो गिव हाई एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है। एज कमांड आर डायरेक्टली गिवन टू द कंप्यूटर, क्योंकि कमांड्स हम डायरेक्टली टाइप कर रहे होते हैं और एंटर कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तो वैसे वैसे उसका टास्क जो है वो परफॉर्म होता जाता है और उसकी एक्यूरेसी भी बरकरार रहती है। इंटरफेस की बात करें तो CLI डज नॉट चेंज। CLI का जो इंटरफेस है वो चेंज नहीं होता। अब अगर आप GUI की बात करें तो GUI का इंटरफेस जो आपकी एक विंडो खुलती है वो एक अलग विंडो होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया टैब खुल जाता है। आप उसके अंदर कहीं और क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो आपके पास एक नया टैब खुल जाता है, एक नई स्क्रीन आपके पास सामने आ रहा होता है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो है बार बार चेंज कर रहा होता है। जबकि CLI में क्या है, CLI का जो इंटरफेस है वो चेंज नहीं होता। टेक्स्ट की फॉर्म में ही आपके पास वो ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट टेक्स्ट आ रहा होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होता है और स्टेबल होता है फॉर ऑल द टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच रिसोर्स आर मैनेज्ड बाय रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमने रिसोर्सेज बतानी है जो रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज करता है और फंक्शन बताने हैं OS के, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर, व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सारे नीचे जो हमारे पास गिवन है ये आ गए एलोकेशन और डी एलोकेशन के अंदर। वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, मेमोरी आ गया, एक्सेस टू शेयर द कैशे मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स एंड ऑल द डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। ये सारी चीजें जो है वो एलोकेशन और डी एलोकेशन के अंदर आ गई। नंबर 5 में हमारे पास है डिफरेंस बताना है, पहले तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के अंदर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इफ यू आर अ मैनेजर फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच टाइप ऑफ OS यू विल प्रेफर। तो अगर आप किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो आप कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करेंगे, तो आपने उसको भी देखना है। पहले हम डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम उसी के बाद इस काबिल होंगे कि इसको बता सके डिफरेंस करने के बाद। तो CLI सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देख लेते हैं क्या है कि सिंगल यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर एट अ टाइम। एक बंदा उसको एट अ टाइम यूज कर सकता है, जबकि मल्टी में क्या होता है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मल्टी में क्या होता है, एक से ज्यादा बंदे जो है उसे यूज कर सकते हैं एट टाइम allows a single user to log in and use the computer। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही बंदा लॉग इन कर सकता है और कंप्यूटर को यूज कर सकता है। जबकि मल्टी में क्या होता है, it allow many user to log in to a single big computer and run different programs at the same time। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक से ज्यादा बंदे जो है वो लॉग इन भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर such as CPU, memory and IO devices are not shared with the other computer। अब जो CPU और memory और जो IO devices एक सिंगल यूजर के साथ अटैच हैं तो वो किसी और कंप्यूटर के साथ उस वक्त शेयर नहीं हो सकती सिंगल के अंदर। ठीक है, अब मल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मल्टी में क्या होता है, मल्टी में आप जो है वो रिसोर्सेज को और नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके शेयर कर सकते हो। सिंगल में हमारे पास क्या आता है, इट इज यूज्ड ऑन अ माइक्रो कंप्यूटर्स। मल्टी में क्या आ जाता है, ये मिनी कंप्यूटर्स के अंदर और मेन फ्रेम्स के अंदर यूज होता है।
सिंगल के अंदर हमारे पास आ जाता है यूजर कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि हम एज एक यूजर प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं और उसको स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन अब मल्टी में क्या आ जाता है, पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि मल्टी में एक से ज्यादा बंदे हमारे पास कंप्यूटर शेयर कर रहे होते हैं, तो एक बंदे को एडमिन बनाया जाता है जो कि डिफरेंट बंदों को आईडीज और पासवर्ड्स देता है। जब आईडी और पासवर्ड जो भी बंदा डालेगा, लाइक यूजर नंबर 1 अगर अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा तो वो उसका पोर्शन एक्सेस कर सकता है जो उसको असाइन किया गया है, यानी कि जो उसको अलाउ किया गया है। आप इतनी मेमोरी यूज कर सकते हो और ये चीजें आप यूज कर सकते हो, इतनी स्पेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यूजर नंबर 2 आएगा, वो अपना आईडी और पासवर्ड लॉग इन करेगा तो उसको उतनी ही मेमोरी एक्सेस दी जाएगी जितनी एडमिनिस्ट्रेटर ने अलाउ की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या होता है, इट रिक्वायर लेस मेमोरी एंड लेस कॉस्ट। जब इसकी मेमोरी ही कम यूज होगी, सिंगल बंदा यूज कर रहा है तो उसे काफी ज्यादा कम मेमोरी में भी उसका गुजारा हो जाएगा और कॉस्ट भी उसकी कम पड़ेगी। जबकि मल्टी में क्या होता है कि ये इसके अंदर हमारे पास सीपीयू की भी काफी ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है, सीपीयू का, उसके अलावा लार्ज मेमोरी का होना जरूरी है और लार्ज हार्ड ड्राइव्स का होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है, जाहिर सी बात है, आपको इन सब चीजों के लिए कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में आता है डॉस आ गया, विंडो 95 आ गया, विंडो एक्सपी आ गया, विंडो 7 आ गया या विंडो विस्टा आ गया। ये सारे कौन से हैं, सिंगल हैं। मल्टी में हमारे पास आ गया विंडो एनटी, यूनिक्स, लिनक्स एंड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास जो है सारे वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ आई वर अ मैनेजर फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आई विल प्रेफर अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसकी वजह हमने देख ली कि वहाँ पे एक से ज्यादा बंदे जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। क्योंकि एक बंदा अगर कंप्यूटर यूज कर रहा है तो बाकी सारे वेट करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो मल्टी यूजर मल्टी शेयरिंग वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं ताकि एक से ज्यादा बंदे भी उसको यूज कर सकें एट द सेम टाइम। अब रीजंस हमारे पास नीचे आ गए, क्या आ गए, मल्टी यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम यहाँ पे मल्टी यूजर जो है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, फाइल वगैरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। All company managers and employees can use the multi-user operating system for searching and manufacturing records। सारी चीजों के लिए जो है वो एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों ही सारे के सारे कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। Because this record is stored on a one system, but staff has no bound on a computer, they can access other terminals for records। अब जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉयज को कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए, कोई भी फाइल या प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए रिकॉर्ड्स की नीड है तो इजीली जाएगा जहाँ पे रिकॉर्ड सेव किए गए हैं वहां से रिकॉर्ड्स निकालेगा। अगर उसको अलाउ किए गए हैं कि वो रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं तो वहां से जाएगा, रिकॉर्ड्स देखेगा और अपनी प्रेजेंटेशन इजीली बना लेगा। अगर हम सिंगल यूजर की बात करें तो सिंगल यूजर में हमारे पास एक बंदा एक ही चीज अलाउ कर सकता है, एक ही चीज यूज कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो मल्टी में हमारे पास क्या है कि स्टाफ अपना काम कर रहा होता है, एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे होते हैं और मैनेजर जो है वो अपना काम कर रहा होता है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की भी बचत हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास आ गया हैंडेड प्रिंटिंग जॉब्स। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इज वेरी यूजफुल इन ऑफिसेज, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड लाइब्रेरीज, बिकॉज इट कैन हैंडल अ प्रिंटिंग जॉब्स विद एफिशिएंट मैनर। ठीक है, वन कंप्यूटर गेट फेल्ड इन नेटवर्क, अगर कोई एक कंप्यूटर भी बंद हो जाता है तो क्या होता है, द डाटा कैन बी हैंडल्ड फ्रॉम द अदर कंप्यूटर। तो वो जो डाटा है वो लॉस नहीं होता बल्कि दूसरे कंप्यूटर से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज एंटायर सिस्टम डज नॉट स्टॉप। अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी के 4 रन हो रहे होते हैं, बाकी के 4 पे आप इजीली काम कर सकते हो। तो ये सारे ऑफिसेज और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ऑफिस ऑटोमेशन मैंने लॉन्ग में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि पर्पस पूछ रहे हैं कि पर्पस क्या है, तो अब इसका पर्पस डिस्कस करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प ऑफिस वर्क्स इन डेली लाइफ। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन के काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग काम के लिए। ठीक है, ये एक तरह का ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप जो है जो भी आपको उस वक्त काम करना होगा आप वही वाला सॉफ्टवेयर जो है वो रन करोगे। ठीक है, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ऑफिस वर्कर्स के लिए या डेली वर्कर्स के लिए। इट इज द टूल दैट इनेबल एक्यूरेट डाटा, इसमें हम अपना एक्यूरेट डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड इट्स ओन विदाउट ह्यूमन हेल्प। ठीक है, यहाँ पे हम अपना डाटा जो है इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब हमें फाइल्स वगैरह की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती कि हम फाइलों के अंदर डाटा रखें, बल्कि अब हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो अपना डाटा स्टोर करते हैं, बनाते हैं और स्टे भी कर लेते हैं। डाटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इंफॉर्मेशन कंप्राइज द बेसिक पर्पस ऑफ द ऑटोमेशन। अब ये सारी चीजें जो नई चीजें आ चुकी हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है सारा कुछ, तो ये हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन की नीड आ गई है। उसकी वजह क्या है हमारे पास, देखते हैं आइडियाज ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। कंप्लीटिंग ऑफिस वर्क फास्ट
फास्टर, क्योंकि हमारे पास जल्दी जो है, अगर हम एक्सेल शीट्स की बात करें तो अगर एक एम्प्लॉय को बोला जाए कि वो डेली बेसिस पे सेल्स के रिकॉर्ड्स को उसने लिस्ट करना है, तो अगर हम हाथ से काम लेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और उसके अंदर एक्यूरेसी की भी मार्जिन कम होती है। अब हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो एक्सेल शीट इस मामले में कितनी ज्यादा हेल्पफुल है कि इजीली विद इन वन क्लिक हम काफी ज्यादा कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं और डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द नीड फॉर लार्जर नंबर ऑफ स्टाफ। इन कंप्यूटर्स की वजह से क्या हुआ है कि काफी ज्यादा एक काम के लिए एक बंदा रखा जाता था, इस तरह से स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा हायर करना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर आ गए और सॉफ्टवेयर के अंदर हम इजीली अपना काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इतने ज्यादा एम्प्लॉयज रखने की, स्टाफ रखने की नीड नहीं है। रिक्वायर्ड लेस स्पेस टू स्टोर डाटा। ऑब्वियसली हमारे पास एक यूएसबी के अंदर इतना सारा डाटा स्टोर हो जाता है आजकल। ठीक है, तो अब हमें इतनी ज्यादा जो फाइलिंग होती थी एक जमाने में, कि एक रूम होता था बाकायदा तौर पे कि फाइल की फाइलें जो है वो हमारे पास फॉर द डाटा स्टोर की जाती थी। तो अब हमारे पास कंप्यूटर एक छोटी सी यूएसबी के अंदर काफी सारा डाटा आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक बेनिफिट आ गया। रिट्राइव इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो फौरन से हम एक क्लिक के ऊपर उसको निकाल लेते हैं, डाटा सॉर्ट कर लेते हैं। एलिमिनेट्स द नीड्स टू प्रिवेंट द पेपर वर्क। इसी की वजह से हमारे पास क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेशन की वजह से कि हमारे पास पेपर वर्क जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, अलाउ मल्टीपल पीपल टू एक्सेस डाटा। इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा लोग जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर किसी एम्प्लॉय को भी रिकॉर्ड चाहिए तो जब तक उसे उसका मैनेजर अलाउ नहीं करता था और मैनेजर के आने का वेट होता था पहले, तो फिर मैनेजर अलाउ करता था, देन वो जाता था, फाइल निकालता था, इस तरह से काम भी थोड़ा डिले होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इजीली अगर एम्प्लॉय को कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन बनानी, तो वो इजीली जो है वो मैनेजर से जाके वन क्लिक के ऊपर डाटा ले सकता है, एक्सेस कर सकता है। फिक्सिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफिस वर्क, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वही वाली बात के टाइम कम लगता है और काम ज्यादा हो जाता है और एरर की भी गलतियां कम हो जाती हैं। ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी इन द ऑफिस। क्या हमारे पास नीचे देखते हैं प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ गई है अब कि कंप्यूटर के वजह से सिस्टम कैन इम्प्रूव द ओवरऑल रेशियो बिटवीन द इनपुट एंड आउट। वन क्लिक के ऊपर हमारे पास काफी ज्यादा कैलकुलेशन फौरन से विद इन अ सेकंड कैलकुलेट होकर हमारे सामने होती हैं। एग्जाम्पल क्या आ गई, रिड्यूस इनटू द ऑफिस सच एज द कॉस्ट ऑफ द लेबर, मटेरियल एंड सर्विसेज। ठीक है, रिजल्ट्स इन अ greater output with the same and less output such as more sales, contract, account, employee analyst and digital signatures। काफी सारी चीजें जो हैं वो इजीली अब हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ऑटोमेशन की वजह से। एफिशिएंसी हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम लगता है और काम ज्यादा हो जाता है। ऑफिस डिजाइन, लेस टाइम स्पेंड, शेड्यूलिंग, फाइलिंग, वेटिंग फॉर द वर्क, लुकिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, ऑटो फाइलिंग, मीटिंग शेड्यूल, मीटिंग स्केड्यूल, हायरिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें वो काफी ज्यादा ईजी हो गई हैं। इफेक्टिवनेस की बात करें तो सिस्टम कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑफिस वर्क, इम्प्रूव सर्विस टू द कस्टमर, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से आप फौरन से देख के शेड्यूल वगैरह जो भी है आप बता सकते हो एज अ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आपके पास कंप्यूटर में ही मौजूद होती हैं। मोर इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी आ गई है। इसके अंदर आप इजीली डिजाइन कर सकते हो प्रोडक्ट को कि उसकी फाइनल शक्ल क्या होगी और फिर इसी तरह से रेवेन्यू भी काफी ज्यादा जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेशन में आ गए हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन इज यूज्ड इन वेरियस कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट सच एज मशीनरी के अंदर यूज हो रहे होते हैं, प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, बॉयलर्स, हीटिंग ऑफ ओवंस के अंदर, स्विचिंग ऑन टेलीफोन नेटवर्क, स्टीयरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ शिप्स आ गई, एयरक्राफ्ट के अंदर। ये सारी जो है जगहों पे ऑफिस ऑटोमेशन का काम आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स is also example of office automation. The software saves the time and money and place all the documentation and resources in one place। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे एक प्लेस पे जमा हो जाते हैं। कंक्लूजन क्या गया, इन जनरल ऑफिस ऑटोमेशन इज एन एफर्ट मेड बाय यूटिलाइजिंग द एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट इन द ऑफिस। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये ऑफिस ऑटोमेशन वजूद में आई और उसमें क्या हुआ, काफी ज्यादा लोगों ने मेहनत करके काफी ज्यादा लोगों को टाइम बचाया। ठीक है, फैसिलिटेट किया उनको बिजनेस प्रोसेस के अंदर, वर्क के अंदर काफी ज्यादा वर्क अब एफिशिएंटली हो जाता है, इफेक्टिवली हो जाता है और डिले भी नहीं आता। दिस प्रोग्राम अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जो भी प्रोग्राम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मौजूद है उनके नाम लिखने हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया जिसमें हम स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाते हैं, कोई भी टाइम टेबल इजीली बना सकते हैं, कोई भी हमारे पास लिस्ट आ गई, सेल्स वगैरह की जो आ गई, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह आ गई, सारी चीजें हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो भी बन रही होती है वो पावर पॉइंट पे बनाई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट आ गया, उसके अलावा आउटलुक आ गया, यहाँ पे ईमेल एप्लीकेशन है ये। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ गया,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ गया जो कि डेटाबेस वगैरह के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, MS इन्फो पाथ, ये सारे जो है वो MS के ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर से अब यूज आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किससे यूज होता है, वाइडली ये यूज हो रहा होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड मोस्टली काम, जितना भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हो रहा होता है। इट इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय शोइंग व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट प्रीव्यू एग्जैक्टली एज वी वुड गेट इट ऑन अ पेपर। अब जो भी आपके पास ईमेल्स आ रही होती हैं या जो भी कुछ आपके पास इवन बुक्स वगैरह जो पब्लिश हो रही होती हैं, तो वो उसका जो जितना भी टेक्स्ट है उसका जो बॉर्डर है वो एक पेज जो है वो वर्ड पे डिजाइन होता है, उसके बाद अब हमारे पास पब्लिश होके आता है, ठीक है। सच एज रिपोर्ट बना सकते हैं आप, उस पर लेटर लिख सकते हैं आप, फ्लायर बना सकते हो, रिज्यूमे यानी कि जिसे हम सीवीज वगैरह भी कहते हैं तो वो आप इजीली बना सकते हो। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब इसमें क्या आ गया, स्पेल चेकिंग का ऑप्शन है, टेक्स्ट एडिटर है, पेज फीचर्स आ गए, इसमें काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, एज जस्टिफिकेशन, पैराग्राफ्स एंड आइडेंटिफिकेशन। It also has advanced feature like tables के आप काफी सारे tables भी insert कर सकते हो, images डाल सकते हो, advanced formatting का भी ऑप्शन आ गया है, review that give its user to ability customize their document। आप कोई भी बर्थडे कार्ड वगैरह भी इजीली उस पर डिजाइन कर सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो, बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हो, वाटरमार्क डाल सकते हो, काफी सारे ऑप्शन आ गए। उसके बाद MS Excel की बात करते हैं तो MS Excel में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको यूज कर रहा है, दैट यूज स्प्रेडशीट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है आपका जो सारा डाटा होता है, डिस्प्ले इजीली हो जाता है, आप उसको सॉर्ट करके इजीली फाइंड कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा हैवी डाटा आप इजीली उसको कैलकुलेट करके, सैलरीज हो गई या कुछ भी हो गया, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास उसकी फीचर्स हैं, उसमें आ गया कैलकुलेशन, विजुअलाइज डाटा इन ग्राफ्स, आप ग्राफ्स बना रहे होते हो, पाई चार्ट्स हो रहे होते हैं, काफी सारी चीजें जो है वो एक्सेल के ऊपर इजीली बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि प्रेजेंटेशंस के काम आता है, मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे बनाई जाती हैं। वन नोट क्या है, वन नोट है इज अ फ्री फॉर्म नोट टेकिंग प्रोग्राम, Windows and Mac operating system, then notes can be shared with others। यहाँ पे आप नोट्स इजीली बना सकते हो, उन नोट्स को अपने जो भी टीममेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन टीम है, जो भी है उसको आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। आउटलुक की बात करें तो आउटलुक क्या है, इज कंसिडर्ड द पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसमें आप अपनी जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज कर सकते हो, मेनली फॉर ईमेल्स वगैरह जो भी होती हैं सारी उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इट ऑल्सो यूज टू स्टोर द कैलेंडर्स आ गए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, नोट्स आ गए, जर्नल्स आ गए, ब्राउजिंग सेशंस आ गए, मैनेज टास्क एज वेल एज ऑर्गेनाइज मीटिंग, जो भी आपके पर्सनल यूज की चीजें आ गई वो आप आउटलुक पे कर सकते हो। अब आ गया एक्सेस जो है मोस्टली क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज हो रहा होता है। प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में GUI की भी बात आ गई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, इट अलाउ यूजर टू लिंक योर यूज डाटा फ्रॉम द अदर सोर्सेज, मैनिपुलेट द डाटा, गैदर इन डिफरेंट वेज एज वेल एज क्रिएट सिंपल बिजनेस एप्लीकेशन। काफी ज्यादा डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह डेटाबेस पे ही बनाए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। पब्लिशर की बात करें तो MS पब्लिशर इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। It is a graphic design app, give user creating material and for marketing and publishing और options like page layout आ गया, इसमें डिजाइनिंग आ गई for documents, आप उस पे पब्लिशर पे इजीली कर सकते हो। प्रोग्राम कैन ऑल्सो इंक्लूड टेम्पलेट्स आ गए, उसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए भी होते हैं और आप उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आ गए बिजनेस कार्ड्स आ गए, कैलेंडर्स आ गए, ब्रोशर्स आ गए या न्यूज लेटर्स वगैरह जो भी आपने डिजाइन करने होते हैं आप पब्लिशर के थ्रू इजीली कर सकते हो। वन नोट क्या है, वन नोट इज अ डिजिटल ऑल्टरनेटिव फॉर द पेपर नोटबुक, एक तरह की नोटबुक है जिसपे आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें नोट कर सकते हो, दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड शेयर द नोट्स इजीली। इन्फोबात आ गया, इन्फोबात क्या है, एक प्रोग्राम है दैट अलाउ यूजर डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूट, कंप्लीट एंड सबमिट द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट रियल टाइम एंड हार्ड रियल टाइम। इसको मैंने लॉन्ग में भी डिस्कस किया था, शॉर्ट में भी देख लेते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम में हमारे पास डज नॉट गारंटी द टास्क विल बी कंप्लीटेड डिफाइंड टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा लीनियंसी मिल जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास जो टाइम लिमिट दी हुई होती है उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो इजीली हो जाता है। सॉफ्ट रियल टाइम की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा क्या होता है कि बिफोर सर्टेन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, यहाँ पे जो है वो जो क्रिटिकल टास्क होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, हार्ड रियल टाइम गारंटीज द क्रिटिकल टास्क टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हार्ड रियल टाइम क्या करता है, मेक श्योर करता है कि क्रिटिकल टास्क भी है तो उसे टाइम पे कंप्लीट करे, इवन द शॉर्टेस्ट डिले और अर्जेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल। हार्ड रियल टाइम के अंदर क्या होता है कि जो भी शॉर्ट डिले आ रहा होता है या अर्जेंसी जो भी
होती है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, वहाँ पे ऑन टाइम काम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दिस स्टेट इज लेस स्ट्रिक्ट, यहाँ पे हमारे पास जो मैंने बताया कि थोड़ी सी जो है टाइम लिमिटेशन के अंदर थोड़ी सी डील मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरी स्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो है टाइम इज मच मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, द मीटिंग डेडलाइन इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच टास्क, यहाँ पे जो है डेडलाइन नहीं बताई जाती है खास तौर पे कोई भी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिस्टम शुड मीट द डेडलाइन, यहाँ पे क्या है, जो भी टास्क दिया जाता है कितने टाइम में अगर हो तो उतने टाइम में ही होना उसका लाजमी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट प्रायोरिटी, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले पॉइंट में बताया कि जितना क्रिटिकल टास्क होगा उसको उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि यहाँ पे क्या है, एवरी डाटा हैज डेफिनाइट टाइम और डिले इन द सिस्टम बी बाउंडेड फ्रॉम द रिट्राइवल ऑफ द स्टोर्ड डाटा ऑन द टाइम। टास्क दिया जाता है और जिस नंबर पे दिया जाता है उसी नंबर पे उसी टाइम में उसे कंप्लीट करना लाजमी होता है, वहाँ पे प्रायोरिटी वाला कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी का मसला है वो है टाइम। द साइज ऑफ द डाटा फाइल इज लार्ज, यहाँ पे जो फाइल होती है डाटा की वो लार्ज होती है, और रियल में क्या होता है, हार्ड रियल टाइम में द साइज ऑफ डाटा फाइल इज स्मॉल या मीडियम, ज्यादा हैवी फाइल, ज्यादा लार्ज फाइल को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास आ गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ गई, एयरलाइन की टिकट्स आ गई, रिजर्वेशन इन व्हिच द रिजर्वेशन कुड बी डिले बट शुड बी डन आफ्टर चेकिंग द अवेलेबल सीट्स। अब जैसे आप कोई होटल वगैरह की या एयरलाइन की टिकट अगर आप बुक कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जो भी डिले होता है आपको नहीं मालूम होता कि आपके पास 5 मिनट में भी वेबसाइट रिफ्रेश है, आपके पास जो है वो विद इन अ सेकंड भी जवाब आ सकता है, और आपके पास 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं आपकी जो सीट्स है वो बुक होने में। जबकि यहाँ पे क्या है, हार्ड रियल टाइम में मिसाइल सिस्टम आ गया या एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यहाँ पे जो है जो टाइम दिया गया है, लाइक अगर आपने मिसाइल का बटन दबाया या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर लें तो अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास 30 सेकंड्स है डाइवर्ट द ट्रैफिक, तो उसने 30 सेकंड के अंदर ही इसको डाइवर्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल द एंटीवायरस, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना क्यों जरूरी है। नंबर 1 पे आ जाता है सेफ फ्रॉम हार्मफुल थ्रेट्स, हमारे कंप्यूटर को जो है वो हार्मफुल थ्रेट से सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, टू कीप आवर कंप्यूटर सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम द वायरस एंड वी नीड टू इंस्टॉल द एंटीवायरस। इन सारी चीजों के लिए हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करना लाजमी होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस, स्पेवेयर, मैलवेयर, ट्रोजन, phishing attacks, rootkits and spam attack as well as any other cyber threat। सारी चीजों से एंटीवायरस हमें प्रोटेक्ट करता है। In order to protect the business data and computer systems, antivirus are necessary। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ गया, स्कैन सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द रियल टाइम, हमारे पास जब एंटीवायरस होगा तो एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर को स्लो कर सकती हैं वो हमारे कंप्यूटर में नहीं आएंगी, और जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो एफिशिएंट वर्क करेगा। इट स्कैन द सिस्टम क्विकली टू डिटेक्ट एंड डिलीट द इन्फेक्टेड फाइल्स, और जैसे ही हमारे पास वायरस इंस्टॉल होता है तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो डिटेक्ट होती हैं, और जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उसको डिलीट करने में आसानी होती है। इन एडिशन इट अलाउज टू ऑल अरेंज ड्राइव्स फाइल्स टू स्कैन द कंप्यूटर, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास प्रिवेंट टू इंस्टॉल मैलिशियस कोड। Antivirus softwares are also protect to online transaction by preventing the malicious programs। जो malicious programs से आप समझ लें कि जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, from recording that type of on keyboard। It also actively remove any malicious code if detected। जो भी आपके पास अगर कोई खराब चीज जो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकती है वो आ गई है तो वो फौरन से एंटीवायरस को डिलीट कर देता है। एग्जाम्पल्स में क्या आ गया, मैकेफे आ गई है। जो एंटीवायरस के जो नाम है आपके पास सॉफ्टवेयर के वो आप याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे लिस्ट भी आ सकती है कि 3 से 4 नाम आपने इसको देने हो। मैच द कॉलम जो आपके पास बुक के अंदर भी मौजूद है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा रही हूँ कि नंबर ए CLI का जो आंसर है बेसिकली वो क्या है। CLI का जो आंसर है वो है इंटरफेस। CLI क्या है, इंटरफेस है। यहाँ पे आंसर्स भी आपके पास मौजूद हैं कि 1 का आंसर F है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, विंडो हमारे पास क्या है, नंबर D, यानी कि विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 3 पे है प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4 पे हमारे पास है MS Excel क्या है, अभी हमने पढ़ा है। MS Excel जो है वो है ऑफिस ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम के अंदर क्या होता है कि टाइम की बाउंड्री होती है, टाइम बाउंड हुआ होता है और उसी टाइम के अंदर टास्क को परफॉर्म होना होता है। नंबर 6 में हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये हमारे पास अ जॉब टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 2 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवा दिए, लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQs को